चलिए भैया, क्वेश्चन 16 हमने बीच में छोड़ा था, इसे शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द एग्जिस्टिंग इंसेंटिव सिस्टम ऑफ अल्फा लिमिटेड। ठीक है, बुक निकालो, नहीं लाया? ठीक है, द एग्जिस्टिंग इंसेंटिव सिस्टम ऑफ अल्फा लिमिटेड, एग्जिस्टिंग इंसेंटिव सिस्टम ऑफ अल्फा लिमिटेड, एक कंपनी है अल्फा लिमिटेड, उसका जो इस वक्त इंसेंटिव सिस्टम है वो ये कहता है कि नॉर्मल वर्किंग वीक 5 डेज का है और एक दिन में 8 घंटे काम होता है। बात क्लियर होगी, नहीं हो गई? और 3 लेट शिफ्ट है और 3 घंटे काम होता है उस लेट शिफ्ट में। बात क्लियर हो गई? इनकी अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो 5 दिन इंटू 8 प्लस 3 इंटू 3, सही कह रहा हूँ मैं? आए ना भाई? ऑब्वियस बात है, एक दिन में 8 घंटे काम हो रहा है तो 5 दिन में 40 घंटे काम हो गया, और 3 3 घंटे की 3 शिफ्ट लेंगे तो 9 घंटे ये हो गया। तो कुल मिला के कितने घंटे हो गए? 49 आवर्स का हमारा एक वीक हो गया। क्या मैं सही कह रहा हूँ बच्चे? रेट ऑफ पेमेंट कह रहे हैं जो डे वर्क है उसे तो आप नॉर्मली क्या करना, 160 से मल्टीप्लाई कर देना। यानी कि अगर हम बात करें कितने घंटे की बात कर रहे हैं, ये 40 घंटे की बात कर रहे हैं। सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ? ठीक है, और कह रहे हैं जो लेट शिफ्ट है उसे 225 पे करना। इस 225 के अंदर प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, मतलब इंक्लूडेड है कि कितने घंटे की बात कर रहे हैं, 9 आवर्स की बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के 49 आवर्स की पेमेंट इस तरीके से की जाएगी। इस वक्त हम इस पैटर्न पे काम कर रहे हैं। देखिए, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को रीड करेंगे, स्पेशली कॉस्ट अकाउंटिंग, बात करोगे अपने हाथ में, देखिए पेंसिल तो रखना ही रखना। कई बार टीचर कहते थे कि पेन नहीं चलाना, हालांकि मैंने अपने टाइम पर मैं तो पेपर पेन भी चलाता था, बताऊँ तो। मैं तो ये जब पढ़ता रहता था तो पढ़ते पढ़ते भी आपको पता है कि कॉन्सेप्ट चलते हैं दिमाग में, है ना? क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं ना। तो यही चीजें हमें करनी भी होती है, जैसा मैं लिख रहा हूँ इस वक्त। तो ये चीजें हैबिट में लाना कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए, समझ रहे हो, वो बहुत नीडफुल है हमारे लिए। आगे देखो क्या लिखा है, एवरेज आउटपुट पर ऑपरेटर 14 आवर्स लिखा भी हुआ है। 120 आर्टिकल, क्या बोला गया भैया कि एक एवरेज आउटपुट जो है, एक बंदा जो है वो क्या निकालता है, 120 आर्टिकल फाइंड कर देता है, निकाल देता है कितने घंटों में, 14 आवर्स में। ये बात क्लियर हो गई। जिसके अंदर लेट शिफ्ट भी इंक्लूडेड है, वो तो हमें खुद भी दिख ही रहा है। सही बात ही नहीं है, लेट शिफ्ट इंक्लूड करके। आगे चलते हैं, फिर क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज आउटपुट, आउटपुट को बढ़ाने के लिए 120 आर्टिकल से ज्यादा प्रोडक्शन करवाने के लिए, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सामने वाले वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। एंड एलिमिनेट ओवर टाइम, ओवर टाइम को हटाने के लिए, समझ गए होंगे मेरी बात, वो 3 घंटे की 3 शिफ्ट जो चल रही है, ठीक है ना, उनको हटाने के लिए इट वाज डिसाइडेड टू स्विच ऑन द सिस्टम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट। क्या लिखा है देखो ध्यान से पढ़ना, इज डिसाइडेड टू स्विच ऑन टू अ सिस्टम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेमेंट बाय रिजल्ट क्या समझते हो? पेमेंट बाय रिजल्ट का मतलब हो जाता है पीस रेट। पीस रेट समझ गया ना? पर रिजल्ट क्या दे रहा है, आउटपुट। आउटपुट क्या है हमारा, यूनिट। यूनिट क्या बोलते हैं, पीस रेट। समझ गए कि भाई जितना तू प्रोडक्शन करेगा उसके अकॉर्डिंग तो पैसा ले जा, बात खत्म हो जाती है ना? घंटों को भाड़ में जान दे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन, तब इन्होंने एक इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करी। देखो क्या लिखा है, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इनका टाइम पीरियड है वो एज यूजल 1 घंटे का कितना है मेरे बेटे जी, 160 घंटे पर आवर है। बात क्लियर हो गई? बेसिक टाइम अलाउड भैया 15 आर्टिकल के लिए कितने घंटे चाहिए हमें, 5 घंटे चाहिए। 15 आर्टिकल के लिए कितने चाहिए, 5 घंटे चाहिए। क्लियर ही नहीं है? ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अभी देखो पीस रेट, पीस रेट कैसे निकालोगे ये बताओ फटाफट। देखो लिखा है 20% टू द बेसिक पीस रेट, बस। पीस रेट, ये बोनस बोनस मत बोल देना इसे गलती से भी। ठीक है ना, पीस वर्क रेट, अगर बंदा एक पीस बनाएगा, एक यूनिट बनाएगा तो उसमें कितना पैसा देंगे, कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारा बेसिक पीस रेट होगा उसमें 20% ऐड कर देना बस। समझ गए? अभी हमें पीस रेट बताया नहीं है, आप लोगों को क्या पता, टाइम रेट पता है लाला जी? समझ गए? क्लियर है? यही हमें दिमाग लगाना है।
समझिए, यहाँ पर हमें पीस रेट नहीं दे रखा, यहाँ पे क्या दे रखा है, टाइम रेट। हम टाइम रेट से क्या निकाल सकते हैं, पीस रेट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रीमियम बोनस, अब ये देखो प्रीमियम बोनस, यहाँ पे समझ नहीं क्या कहना चाह रहा है, इधर देखो इसका यूज कहीं और होगा। प्रीमियम बोनस क्या लिखा है, 50% क्या लिखा है, टाइम। समझ गए, ये बोनस हमें अमाउंट में नहीं बता रहा, बोनस हमें टाइम में दे रहा है, क्लियर ही नहीं है। चलिए इसके कैलकुलेशन करेंगे अभी हम। क्या लिखा है, रिक्वायर्ड प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग आवर वर्क, एक स्टेटमेंट बनानी है कि कितने घंटे हम काम करेंगे, वीकली अर्निंग, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल ऑफ फॉर वन ऑपरेटर अंडर द फॉलोइंग सिस्टम। देखो कितने घंटे काम करेंगे, आवर वर्क, वीकली अर्निंग, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, कितने आर्टिकल बनाए गए हैं, एंड लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल फॉर वन ऑपरेटर अंडर द फॉलोइंग सिस्टम। एग्जिस्टिंग पे बताना है, स्ट्रेट पीस पे बताना है, रोवन पे बताना है, आलसे पे बताना है। समझ गए, यानी कि हमें एक ऐसे स्टेटमेंट बनानी है जिसके अंदर ये चारों का सोल्यूशन हमें एक साथ दिखे। बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अज्यूम दैट 135 आर्टिकल are produced in 40 hour week under straight piece work, रोवन प्रीमियम सिस्टम एंड हालसे सिस्टम। अब इन्होंने एक बात और बोल दी है कि भैया ये मान के चलना कि जब तुम एग्जिस्टिंग से स्विच करके किसी और सिस्टम को अडॉप्ट करोगे, स्ट्रेट पे, रोवन पे, हालसे पे, तो तुम्हें आउटपुट कितना आएगा, 135। नॉर्मली कितना आ रहा था, 120, अभी पढ़ा था हमने। यहाँ पे आउटपुट कितना आएगा, 135 आर्टिकल आएगा, आर प्रोड्यूस इन अ 40 आवर वीक, मतलब 40 घंटे के वीक में, समझो। तो जहां हम 49 आवर्स लगा रहे थे, अब कितने लगा रहे हैं, 40 लगा रहे हैं। अंडर स्ट्रेट पीस वर्क, रोवन प्रीमियम, हाल से प्रीमियम अबव, एंड वर्कर अर्न, क्या लिखा आगे बढ़ो, वर्कर अर्न हाफ द टाइम सेव्ड अंडर हाल से प्रीमियम। कोई 50% बोनस की बात करती भाई, हाल से में 50% है, हाँ है ना, क्लियर नहीं है। अच्छा अगर ये नहीं भी बोलता तो भी हम हाल से में क्या ही मानते हैं, 50% ही मानते हैं। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई, क्लियर है। तो तू तो लाया नहीं है बुक, लो फिर एक बार, फिर भी ना एक बार इसे अपने दिमाग में बिठा लो फटाफट से। शुरू कर लाला जी, चलो। चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। तो देखो अब इन्होंने हमसे क्या बोला हुआ है, अब इन्होंने हमसे बोला हुआ है कि हमें क्या बनाना है, एक स्टेटमेंट बनानी है जिसके अंदर, बताओ क्या क्या है, एक स्टेटमेंट बनानी है जिसके अंदर में क्या क्या दिखे, हमें दिखे आवर्स वर्क, वीकली अर्निंग, और नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल। समझ गए, आगे चलो। यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, ये 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर हम लिखेंगे
स्टेटमेंट शोइंग वेरियस कैलकुलेशंस, बहुत सारी कैलकुलेशन हमें देखने को मिलने वाली है। तो पहले तो हम लगाएंगे, हम मेथड ऑफ पेमेंट क्या लेने वाले हैं, ठीक है ना, अंडर द फॉलोइंग सिस्टम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिस्टम सिस्टम एडॉप्टेड, हम किस सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे ये बात है। दूसरा, उसमें निकालना क्या है, आग वर्क वीकली अर्निंग, कितने घंटे काम करा, वीकली अर्निंग, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, मतलब कितनी यूनिट हमने बनाई, बस लेबर कॉस्ट, स्पेलिंग गलत होगी, सॉरी भाई, सॉरी, माफ कर दे। हाँ हाँ, तेरी बहुत बढ़िया है, लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल, ठीक है। देखो कौन कौन से सिस्टम है हमारे, एग्जिस्टिंग टाइम रेट, दूसरा बताओ, स्ट्रेट पीस वर्क, उसके बाद रोहन प्लान, आलसी दीदी का प्लान। चलो भाई शुरू करें। चलो, देखो तुम्हें पता है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कितने घंटे काम करा गया, क्योंकि हम नॉर्मली कितने घंटे काम कर रहे थे, 49 आवर्स, 5 दिन 8 8 घंटे, और 3 3 घंटे की 3 शिफ्ट। तो हम एग्जिस्टिंगली कितना काम कर रहे हैं, 49 आवर्स। लेकिन अगर हम, क्योंकि हमने क्या करा, सिस्टम चेंज करते थे, क्या बोला था, ओवर टाइम हट जाएगा, और कितने घंटे काम होगा, लिखा हुआ है 40 घंटे। तो हमें ये पता है कि यहाँ पर हम कितने घंटे काम करने वाले हैं, 40 40 40। आगे समझ में नहीं आ गया। नंबर ऑफ आर्टिकल, नॉर्मली यहाँ, हाँ हमने चेंज करा ना, हम तो नॉर्मल इस पे काम कर रहे थे ना। अब उसके, इसके बदले हम पे 3 प्लान है, हम किस पे जाएंगे ये देख लेंगे हम। नॉर्मली हम कितना बना रहे थे, 120 यूनिट, फिर बोला गया कि भैया अगर आप प्लान चेंज कर रहे हो तो कितना कर रहे हो, 135। आ गया समझ में, बोलो हाँ ये ना। बस अब देखो मुझे इसमें दिमाग नहीं लगवाना, अगर मैं ये निकाल दूं वीकली अर्निंग, और वीकली अर्निंग है, दिस इज कॉल्ड लेबर कॉस्ट, मतलब लेबर कॉस्ट पर वीक कह दो आप इसे, आए ना, ठीक है। और ये एक ऑपरेटर की आ रही है, या आप ऐसा कह सकते हो कि एक लेबर की है। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ लेबर बता रखे नहीं है कि हमें कितनी लेबर है, बोलो आइए ना। एक बंदे की 1 वीक का डेटा है हमारा, एक बंदे के 1 वीक का डेटा है हमारा, ये बात समझ में आती है नहीं आती है, ठीक है। अब मुझे बताओ, एक बंदा इतने घंटे काम कर रहा है अलग अलग सिस्टम में, समझ गए, एक बंदा इतने आर्टिकल्स बना रहा है अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग, बात क्लियर हो गई नहीं हुई। एक बंदे की अर्निंग, इसे आप लेबर कॉस्ट पे कह सकते हो पर वीक। अगर मैं यहाँ पे लेबर कॉस्ट निकलवा दूं तुमसे, और इसको डिवाइड करवा दूं, तो पर आर्टिकल आ जाएगा नहीं आ जाएगा, पर आर्टिकल नहीं, पर यूनिट, बहुत आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप नॉर्मली इसे क्या कह सकते हो, आप इसको कह दो क्या ए, आप इसको क्या कह दो बी, तो आप इसको क्या कह दोगे, ए डिवाइडेड बाय बी, ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में। हमसे ये मांगा है, ये हमारा सॉल्यूशन है। अब इसके बाद जो हम करेंगे वो सब क्या है, हमारी वर्किंग कहलाएगी। आया समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए, तो मेन तो वर्किंग हमारी क्या होगी, हेडिंग डालेंगे वर्किंग्स, और वर्किंग में तो भैया हम क्या निकालना चाह रहे हैं, वीकली अर्निंग निकालना चाह रहे हैं, या इसे बेटा मैंने दूसरा नाम क्या दिया था, बोलो, लेबर कॉस्ट पर वीक, पर पर्सन ही पर वीक, पर पर्सन तो ऊपर निकाल देंगे टेबल के अंदर,
समझ गए? हाँ वैसे पर वीक पर पर्सन भी कह सकते हो तुम इसे, लेबर कॉस्ट पर वीक, पर वीक पर ऑपरेटर कह सकते हो आप इसे। हाँ ऊपर तो पर आर्टिकल निकाल रहे हो, इधर एक वीक का एक बंदे की लेबर कॉस्ट आ गई हमारी। अगर हम यहाँ पे ऑपरेटर बता रखा होता तो ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करके टोटल निकल जाता पूरी कंपनी का, पूरी फर्म का, समझ गए? चलिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर 1, पता है पहला पॉइंट कौन सा दे रखा हमें, एग्जिस्टिंग पे, वो तो बहुत आसान है। एग्जिस्टिंग तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था पढ़ते पढ़ते, एग्जिस्टिंग टाइम रेट। एग्जिस्टिंग टाइम रेट में क्या था, पता बराबर दे रखा है, देखो ऊपर, हाँ दो, ये दिख रहा होगा देखो तुम्हें, ये रहा 160, कैसे हो गई, ये क्वेश्चन में कौन सा है, मैं तो भूल, जरा अबे यार ये इसमें ना कई बार ये हो जाता है, चलो समझ जाना। अब मैं इसको अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ, अंडरलाइन नहीं हो रहा, खैर तुम समझ गए होंगे कि नॉर्मल जो डेज है उसमें मैं 160 से मल्टीप्लाई करनी है और जो शिफ्ट है उसकी 225 से मल्टीप्लाई होगी। तो हम यहाँ ऐसा कह सकते हैं कि नॉर्मल वर्किंग वीक्स की पेमेंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉर्मल, नॉर्मल वर्किंग वीक। बताओ बेटा कितना बैठेगा नॉर्मल वर्किंग वीक का, भैया हम 5 दिन काम कराते हैं 8 घंटे के अकॉर्डिंग और 1 घंटे का है हमारा 160 रुपया, लिख दोगे ऐसे कैलकुलेशन, चलो जी। और यहाँ पे हम लिख देंगे ओवर टाइम, ओवर टाइम ही तो है वो हमारी शिफ्ट, ठीक है ना, ओवर टाइम, ओवर टाइम हो रहा है भैया 3 शिफ्ट है 3 3 घंटे की, और 225 के अकॉर्डिंग पेमेंट होगी, भैया बताना कितना बैठेगा, 6400, नीचे वाले का 2025, टोटल कर दो बच्चों, है 8425, क्लियर है नहीं है? इसे उठा के, वैसे तो देखो मैं भी करना नहीं चाहिए था लेकिन समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसे मैं यहाँ लिख दूंगा 8425, और 8425 को जब 120 से मल्टीप्लाई करूंगा तब आर्टिकल कॉस्ट आ जाएगी मेरी कितनी, 2 1, चलो कोई नहीं, एक ही बात है, ठीक है, 20 पैसा 21 पैसा, क्लियर है, आ गया, कोई दिक्कत, बढ़ जाए आगे, चलो जी। बताओ दूसरा क्या था हमारा, बोलो फटाफट से, स्ट्रेट, हाँ भाई कितना निकाला था बेटा तुमने, 20 रेट निकाला था तूने, बता, स्ट्रेट 20 रेट, 64 निकाला था ना, ठीक है। अब 64 तुमने कैसे निकाला बताओ फटाफट से, एक सौ साठ, ठीक है, बढ़िया। अब देखो यहाँ पे हम समझा देते हैं, इधर देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, 15 आर्टिकल बनाने में कितने घंटे चाहिए, 5 घंटे, तो एक काम करते हैं लिख के भी चलते हैं, ठीक है ना, यहाँ लिखते हैं, आराम से लिखते हैं, टाइम, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 15 आर्टिकल, कितने टाइम चाहिए बेटा हमें, बोलो फटाफट दे, 5 आवर्स, लिख सकते हैं, लिए तो लिखेंगे, इट मीन्स, इट मीन्स इन 1 आवर, इन 1 आवर आर्टिकल प्रोड्यूस इज इक्वल टू 15/5, कितना निकला बेटा बोलो बराबर दे, 3 घंटे, क्लियर ही नहीं है, सॉरी 3 आर्टिकल, क्लियर ही नहीं है। फिर यहाँ लिखेंगे टाइम रेट पर आवर
इज इक्वल टू 160, सही बात ही नहीं है, 160, क्लियर। क्या लिखेंगे, बेसिक पीस रेट जो आएगा वो कितना आएगा भाई, ऑब्वियस बात है, 1 घंटे में 3 यूनिट और 1 घंटे का रेट 160, तो नॉर्मली कह सकते हैं ना कि 160 पे कर रहे हैं 3 यूनिट के लिए, तो 1 यूनिट के लिए कितना पे कर रहे होंगे, सीधा तुम्हें तो ऐसा लिखना है 160/3, 53.34 इतना बैठेगा। इसमें ऐड करने के लिए क्या बोल दिया, 20%, पता नहीं कितना बैठेगा 20%, अरे 53, मैंने वही काम कर दिया, 160 का डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई, ये तुम्हारा आ गया 66 कर दो, ठीक है ना, 20%, तो ये तुम्हारा एग्जैक्ट 64 ही बैठेगा, समझ गए, आ गया भाई, इधर 3 3 कर लेना था, भैया 6 7 कर देते, अब उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, समझ गए, 8 ने 64 है, समझ गए मेरी बात। चलो जी, यानी कि ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा पीस रेट आ गया, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, आ गया, आ गया, चलो, ये हाल रोमन के लिए टाइम पर, इन पे नहीं है, इन पे जो बोनस एक तरीके से ये मान के चल वो चला गया, यही है, ये बेसिक उस पीस पे है, समझ गया, एक तरीके से ये मान के चलो कि पीस रेट में हमने उसको ना मोटिवेशन ये दे दिया कि देख, नॉर्मली तू क्या कर रहा है, तू 53 कमा रहा है ना 1 यूनिट का, वो कहेगा हाँ मैं यही कमा रहा हूँ, भाई तू 1 घंटे कमा, 1 घंटे काम कर तो भी 160 ले रहा है, तू 3 यूनिट बना तो भी तू 160 ले रहा है, बोलो आइए ना, तो वर्कर को अपना फायदा कहीं नजर आएगा ही नहीं, हमें क्या दिखाना है, अपने वर्कर को फायदा दिखाना है, हम कह रहे हैं कि तू एक काम कर, तू पीस पे, हाँ पीस पे काम कर, तेरे 10 रुपये बढ़ जाएंगे, टेक्निकली ऐसा मान लो, समझ गया ना, ये बोनस हो गया पीस का, तो वो उसको मोटिवेशन होगी ना, हाँ भाई मैं ज्यादा यूनिट बनाऊं कम समय में, समझ गए मेरी बात। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा वेजेस अंडर पीस रेट, कितना बैठेगा, कितनी यूनिट बनाई यहाँ पर हमने, 135 आर्टिकल इंटू 64, बोलो 81 40, बात खत्म हो गई। अब इन्हें उठा के तुम ऊपर ले जाओगे तब यहाँ लिख देना 81 40, ये तो सिर्फ 64 ही आएगा, ऑलरेडी हमने पहले ये निकाला 64, पहले हमने 64 ही निकाल दिया था, क्लियर है ही नहीं है, चले। अब आते हैं नंबर थर्ड मेथड, नंबर थर्ड कौन सा है मेरे बेटे जी, रोन प्लान। देखो अब ध्यान से समझना, रोन प्लान क्या कहता है, ये जो बेटा तुमने पढ़ा है ना ये प्रीमियम बोनस, ये रोन प्लान और हालसे प्लान के लिए है, ठीक है ना, ये इसमें क्या लिखा है, इसमें इनको मोटिवेशन क्या दिया गया, प्रीमियम बोनस मतलब 50 एड टू 50% टू टाइम, मतलब एक तरीके से प्रोडक्शन, हाँ प्रोडक्शन करने का टाइम बढ़ा दिया उनके लिए, मतलब जैसे मान के चलो कि अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि बेटा ये जो क्वेश्चन है ना तुम्हें एग्जाम के अंदर 10 मिनट में करना है, समझ गए, तो तुम्हें लगेगा अरे कैसे पॉसिबल है, एक बार होता है हमारे दिमाग में कैसे पॉसिबल है, और वहीं पर अगर टीचर तुम्हें कह दे कि बेटा अब तुम्हें 20 मिनट में करना है, तो तुम्हें क्या लगेगा, हाँ बोनस मिल गया कुछ, चल अच्छा है कर दूंगा, अब तो कर दूंगा, मोटिवेशन आ जाता ना, सेम काम यहाँ पे करा गया, हाँ टाइम में कि भाई तुम एक काम करो, तुम समय लो, अच्छा प्रोडक्शन बना के दो और एफिशिएंसी के साथ काम करो, हाँ ये ना, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन करने से बेटर है तुम ज़्यादा समय लेके अच्छा प्रोडक्शन करो, और वहाँ पे अगर तुम्हारी एफिशिएंसी अच्छी रहेगी तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी, समझ गए मेरी बातों को। अब यहाँ पर क्या कहानी निकलती है वो कहानी निकालते हैं, देखो ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट वी नो दैट, लिख क्या रहा हूँ मैं, ना दैट लिख रहा ना कुछ लिख रहा, वी नो दैट टाइम रिक्वायर्ड
फॉर टाइम रिक्वायर्ड फॉर 15 आर्टिकल, कितना बोला हुआ है बोलो? 5 आवर्स। अब हाल्स और ओवन में कितने आर्टिकल बनाने हैं? तो लिखेंगे फॉर बेसिक टाइम है हमारा ये, बोलो कितना बैठेगा? ये बैठेगा 45 आवर्स। एड प्रीमियम बोनस टाइम, हमारा समय और बढ़ा दिया इन्होंने, कितना परसेंट? 50%। तो इसका 50% निकालो जल्दी फटाफट। 22.5, इसे जोड़ दो। यही है। एक तरीके से हम उनको ये कह रहे हैं, अब अपने वर्कर को क्या कह रहे हैं? हमने समय कुछ बढ़ाया नहीं है, हमने समय उनका 40 घंटे है। हम उनसे ये कह रहे हैं कि ये काम जो है ना, ये इतने घंटे का काम है और तुम 40 घंटे में करके दे दो। हम्म 27.5 हाँ जाएगा, बिल्कुल जाएगा। नहीं ना, यही तो बोनस है, यही तो दिखाना चाह रहे हैं उन्हें, कैलकुलेशन का पार्ट है भाई। अगर तुम उसी, ये ज्यादा ही तो देना है हमें, जो तू ज्यादा कह रहे हैं वही तो ज्यादा, वो क्या कह रहे हैं बोनस, वो दुख नहीं है। तो उसको उसे दुख की व्यथा बता रहा है तू उसे, ये दुख नहीं है। एक्चुअल में हमें ज्यादा दिखाना है, हमारी स्ट्रेटेजी है कि देख वर्कर इतने घंटे का काम था, तूने कितने में कर दिया, हमें 40 में निकलवाना है वो काम। तो जितना समय तूने बचाया ना, हम तेरे को एक्स्ट्रा पे करेंगे, मोटिवेशन। नहीं तो वो क्या करेगा, 40 घंटे में 40 घंटे का भी करके नहीं देगा। आप समझ पा रहे हो मेरी बातों को? ओवर टाइम करवाना पड़ जाएगा हमें। स्ट्रेटेजी समझ रहे हो ना? ये समझो आप, ये मत समझो कि हमें ज्यादा देना पड़ रहा है, ज्यादा तो देना है, उसी ज्यादा तुमने बोनस बोला, समझ गए? एक काम करते हैं, मैं वर्किंग नोट में ना एक काम और करता हूँ, या लोन प्लान भी लिख देता हूँ एंड हाथ से भी लिख देता हूँ, फिर नहीं तो अलग अलग ही करना पड़ जाता है। ये ले दे के लगाना तो फॉर्मूला ही है। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कहानी क्या है। हाँ भाई मैं मना नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा मैं, नहीं सही कह रहा है, वो ऐप में डलती है तब तक अपडेट होगी तो मिल भी जाती है। यूट्यूब पे सब कुछ करना पड़ता है ना काम, सब नीले टैक्स है, बहुत काम करना पड़ता है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। और फिर उसको भी डालूंगा, ऐप पे अपलोड करके छोड़ दो, एक कोर्स बना है, कोर्स करके छोड़ दो। सही कह रहा है, वैसे गलत नहीं कह रहा। नहीं ऐसा नहीं होगा। मतलब कंपनी, भाई देख क्या कह सकते हैं, छोड़ो उसे, आ जाओ। रोहन प्लान क्या कहता था मेरे बेटे जी बोलो? टाइम टेकन इनटू टाइम रेट कितना था हमारा, 160, ये था ना, प्लस टाइम सेव्ड 27.5 घंटे, समझ गए होंगे तो मेरी बात, इनटू टाइम रेट इनटू टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड, यही है ना? निकाल दो कितना बैठेगा, बोनस निकाल दो। क्या बोनस यही आ रहा है? चेक कर बेटा, टोटल कितना हो गया? ठीक है, एक काम और करते हैं, हाथ से भी लगाई देते हैं। पहले तो पार्ट वही रहेगा हमारा, दूसरा पार्ट 50% बोनस, ये 6400 और ये
अब यहाँ पुट कर दो, ये कितना था 9,007 और ये कितना हो गया, चलो भाई डिवाइड कर दो, सिक्सटी सेवन, चलो आ गया, क्लियर है। अच्छा बताओ सबसे कॉस्ट कम कहाँ बैठ रही है हमारी, हाल से बैठ रही है, ठीक है ना। अगर हम हाल से पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा हमारे लिए। हालांकि इन्होंने शायद जजमेंट मांगा नहीं है, मांगते तो देंगे अदरवाइज नहीं देंगे, समझ गए। एक लाइन ही लिखनी होती है हाल, है ना, कि हाल से ज़्यादा बेटर है हमारे। चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 17, तो मुझे याद है हमने कर लिया था ना 17, आसान था हमारे लिए वाला, याद है ना, लास्ट क्लास में करा तुमने, कर लिया था भाई, मुझे याद है। हाँ मल्टीप्लाई करके निकाला था हमने। मैं ये करता होगा, नहीं तो तेरा छूट जाएगा, कर तो ये वाला काम। ऐसा नहीं जो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट से पड़ेगा फिर, नहीं तो इसे अभी माइंड में फोबिया चल रहा है। ये सेम क्वेश्चंस नहीं मिलते, बहुत कम मिलेंगे। चलो आओ आओ आओ। पूरा नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है, नहीं मिलेगा। आओ भी आओ, ला दिखा, नहीं ला दिखा दिखा ना दिखा, 2 मिनट बेटा, 1 मिनट, एक बच्चे तो बहस चल रही है मेरी, इधर को आ जा बेटा, एक बच्चे तो बहस चल रही है मेरी, इधर 2 मिनट। इसकी तो बात मत कर, बैठ जा, मैं समझ गया दोस्त, क्या मुझे पता, अरे अरे नहीं होगा भाई, नहीं होगा, हर चीज, ये बिटिया हर चीज पढ़ा रही है। अरे ठीक है रहने दे बस, लेकिन वक्त अच्छी लगी मुझे, मैंने सुना हुआ है ऐसे भी। चलो आओ, जेड लिमिटेड इज वर्किंग बाय एम्प्लॉइंग 50 स्किल्ड वर्कर। देखो जेड लिमिटेड इज वर्किंग बाय एम्प्लॉइंग 50 स्किल्ड वर्कर, देखो कितने वर्कर है हमारे पास, 50 स्किल्ड वर्कर है, 50 स्किल्ड वर्कर है। इट इज कंसिडरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेंटिव स्कीम, it is considering the introduction of incentive scheme either ALSE scheme or ROAN scheme of wages payment for increasing the labor productivity to cope up the increasing demand of the product by 40%, ठीक है। It is believed that proposed incentive scheme could bring about an average 20% increase over the present earning of the worker. It would act as sufficient incentive for them to produce more। यहाँ तक देखो, पहले कहानी, इस वाले पैराग्राफ की कहानी समझाया था। इस पैराग्राफ में कहने का चाह रहा है कि जेड लिमिटेड एक कंपनी है जिसके पास 50 वर्कर काम करते हैं। इट इज कंसिडरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेंटिव स्कीम, ये कंपनी जो है वो इंसेंटिव स्कीम को एडॉप्ट करना चाहती है, चाहे तो हालसे को या रोवन को, फॉर इंक्रीजिंग द लेबर प्रोडक्टिविटी, मतलब अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, टू कोप अप द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट बाय 40%, क्योंकि डिमांड जो है 40% बढ़ गई है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा तो लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए वो इंसेंटिव स्कीम को लाना चाहती है। इट इज़ बिलीव दैट, कंपनी कह रही है इट इज़ बिलीव दैट
proposed incentive scheme could bring about an average 20% increase over the present earning of the worker. वर्कर की जहां वर्कर 100 रुपए कमाता था अब 120 रुपए कमाएगा, मतलब 20% अर्निंग उसकी बढ़ जाएगी। और क्या लिखा है, इनफ मोटिवेशन है वर्कर के लिए, क्या लिखा है, इट कुड एक्ट एज अ सफिशिएंट इंसेंटिव फॉर देम टू प्रोड्यूस मोर। क्लियर नहीं है, उनके लिए क्या है कि ये बहुत अच्छा इंसेंटिव है, मतलब अच्छा मतलब प्रोडक्शन कर देंगे, मोटिवेशन बहुत अच्छा मिल गया उन्हें, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ एश्योरेंस increase in productivity has been observed as revealed by the figure of the month of April। ठीक है, आपको अप्रैल 2014 की फिगर दे रखी है। The increase in productivity has been observed as revealed by the figure for the month of April। क्लियर है, अप्रैल के महीने के बारे में इन्होंने बताया जब इन्होंने स्कीम इंट्रोड्यूस करी। आर्ली पेज रेट, 1 घंटे का जो रेट है वो 30 रुपीज पर आवर है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखते भी रहना पर आवर, जिससे तुम्हें याद रहे। क्लियर नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब यहीं पर ही रेट लिखा होता है तो पता रहता है, वहां से हम कॉपी नहीं कर पाते कई बार, समझ गए। चलिए, एवरेज टाइम फॉर प्रोडक्शन 1 यूनिट, एवरेज टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट बाय 1 वर्कर कितना है भैया, एट द प्रीवियस परफॉर्मेंस दिस में भी टेकन इट्स टाइम अलाउड, इसे टाइम अलाउड आप मान सकते हैं कितना, 1.97 आवर। समझ गए, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, आगे चलते हैं। नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ, 24 दिन काम होता है। नंबर ऑफ वर्किंग आवर पर डे ईच वर्कर, हर वर्कर 8 घंटे काम करता है पर डे। क्लियर ही नहीं है, नंबर ऑफ वर्किंग आवर पर डे ऑफ ईच वर्कर, एक बंदा 8 घंटे, मतलब एक बंदे को 8 घंटे अवेलेबल है। तो मुझे बताओ एक महीने में कितने घंटे अवेलेबल है, 240। समझिए मेरी बातों को, भाई एक महीने में 24 घंटे और एक दिन में बंदा 8 घंटे काम करेगा, तो एक वर्कर एक बंदे के पास सिर्फ 192 आवर्स ही है, सही बात ही नहीं है। चलिए, एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ, ठीक है ना, इतना प्रोडक्शन हमारा हुआ है। क्लियर है, क्या हो गया, मेरी हो गई, मेरी डिलीवर हो गई। चल भाई चलो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है बताइए, अब हमसे मांग क्या रहा है बताना, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग अंडर हाल से एंड रोवन। इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग मुझे बताइए, ये बात समझ में आई नहीं है, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग का मतलब क्या है, इफेक्टिव रेट कितना आ रहा है, क्लियर ही नहीं है, ठीक है, 1 घंटे का, ठीक है। और दूसरा क्या इन्होंने क्या बोला है, इफेक्टिव रेट पूछा एकदम से, दूसरा क्या पूछा, कैलकुलेट द सेविंग ऑफ दैट लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस। ये ध्यान से सुनना, सुनो इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने बोला है कैलकुलेट द सेविंग टू द जेड लिमिटेड, मतलब उसको सेविंग कितनी हो रही है इन टर्म्स ऑफ कितना, लेबर कॉस्ट की कितनी सेविंग है, क्या, पर पीस। ये ध्यान रखना, बहुत बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर। एक्चुअली क्या है, वो सेविंग पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट लेबर पढ़ लेते हैं, मतलब कंपनी का सेविंग तो बता देते कंपनी ने कितना पैसा बचा लिया, बट हाँ बताया जाता है ओवरऑल कितना बचा लिया। अभी देखते हैं, ठीक है ना, हाँ वैसे वही है। फिर क्या, एडवाइस दैट लिमिटेड अबाउट सिलेक्शन ऑफ द स्कीम। अब हमें ये बताने की कौन सा बेटर है हमारे लिए, समझ गए वही। अब इन्होंने जजमेंट मांगा है हमसे, बात क्लियर हो गई। तो अगेन एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, ये कुछ फिगर्स आपके दिमाग में होनी चाहिए तभी काम हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। चलो आओ, रिकॉर्डिंग में जा रहा है, अरे बेटा रिकॉर्डिंग में जा रहा है, बताइए मुझे।
एक्चुअली क्या है, टीचर सिलेक्शन सही नहीं है, मैं तुम्हें सही बता के चल रहा हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। पर हर जगह जब पॉलिटिक्स होती है ना, तो टीचर सिलेक्शन नहीं आता। पैसे मिलते हैं, बट अगर वही वाली बात है ना, देखो बात ना पैसों की नहीं आती, मेन बात आती है कि पहले टीचर सही लेकर आओ। तो ऐसा होता है, इंस्टीट्यूट में जाने का मतलब ये नहीं होता क्या पैसे लेकर आओगे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर इंस्टीट्यूट मेरे को बुला लेता है, रिकॉर्डिंग में जा रहा है वैसे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, मेरा मोटा क्या, चलो बेटा शुरू करते हैं। बेटा माइक बंद मत करो, करो ऐसी गलती, ऐसी हरकतें मैं फैन नहीं हो पाती। चलो, हाँ बेटा बकवास कर रहे थे हम कुल मिला के, माइक बंद कर दिया। पढ़ा रहे हैं, चलिए शुरू करें। आ जाओ, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18। बेटा शांत हो जा, शांत हो जा। मैं आज ही डालूंगा रिकॉर्डिंग, परेशान कर रहा है। देखो, इधर देखो, हमें कुल मिला के हाल्स और ओन निकालना है, ठीक है। तो हाल्स और ओन के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि सामने वाले बंदे ने कितना टाइम सेव किया। तो यानी कि हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टाइम सेव्ड। प्लीज सामने कितना टाइम सेव्ड हुआ, यहां लिखते हैं टाइम रिक्वायर्ड, या टाइम आप अलाउड भी कह सकते हो। मुझे बताओ कितनी यूनिट की डिमांड है, प्रोडक्शन कितना हुआ हमारा, लिखा हुआ है 6120 यूनिट, 6120 यूनिट। अच्छा ये बताओ एक यूनिट बनाने में कितना समय चाहिए, 1.975 आवर्स, 1.975 आवर्स। क्लियर है। तो यानी कि हमें कुल मिला के इतने घंटे की रिक्वायरमेंट है टोटल लेबर से। एक बंदा तो दे ही नहीं पाएगा ना, 50 वर्कर है हमारे पास, ठीक है। टाइम अवेलेबल, टाइम अवेलेबल बताओ कितना समय अवेलेबल है। हमारे पास 24 दिन है,
एक दिन में वर्कर काम करते हैं 8 घंटे, तो आपने निकाला था 192 एक बंदे का, और 50 वर्कर है मेरे पास, तो सारे मेरे पे 9600 घंटे अवेलेबल है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, जितना डेटा मेरे पास अवेलेबल है इससे मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा टाइम टेकन है, मैंने इतना समय लिया, और ये मेरा टाइम अलाउड होना चाहिए था। बात वही है, स्टैंडर्ड टाइम भी कह सकते हो, अभी टाइम अलाउड भी कह सकते हो कि मुझे इतने समय मिले हुए थे बट मैंने इतने घंटे में काम कर दिया। तो कुल मिलाकर क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैंने टाइम कितना सेव करा? मैंने सेव करा 2487 आवर्स, सही कह रहा हूँ बच्चे, है ना? चलो, अब अगर बेटा मैं यहाँ पे लगा देता हूँ हरित रोन प्लान, तो रोमन प्लान देखो, इट इज बेटर कि तुम फॉर्मूला पूरा लिख दो, नहीं करते कोई दिक्कत नहीं है। बट इट इज टाइम रेट, इस बंदे ने कितना पूरा समय कितना लिया गया? 9600 लिए गए, क्लियर ही नहीं है, इंटू 9600 लिए गए, और 1 घंटे का रेट कितना दे रखा है आपको? 30 रुपये दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, प्लस टाइम सेव्ड कितना है 2487 इंटू टाइम रेट इंटू टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड, टाइम अलाउड है 12087। इस इक्वेशन को बनाने में कोई दिक्कत है तो बताओ, क्योंकि डेटा मेरे पास अवेलेबल है, तुम देख लो भैया आराम से, मैंने फॉर्मूला लगाया बस, टाइम टेकन टाइम रेट इनटू टाइम सेव, टाइम रेट 30 दे रखा है, टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड, सही है? इसे अलग अलग ही बता दो, ये कितना आया? 9600 मल्टीप्लाई 30 288, ये तो मेरा नॉर्मल वेजेस है जो मुझे देना है, सही बात है, ठीक है, ठीक है। और बता बोनस बताना, 2487 59258, इसे जोड़ के बता दो फटाफट से, कितना? 347,258, ये मेरा रोल के अंदर टोटल पेमेंट जाएगा, टोटल लेबर कॉस्ट है, 50 बंदों की है और 1 महीने की है, ये ध्यान रखना, समझ गए? अगर ये मान के चलो तुमसे ये मांगने लग जाए, कुछ भी मांग सकते हैं देखो, बट तुम्हें अपना दिमाग लगाना है। अगर ये मांगने लग जाए कि एक वर्कर की बता दो तो 50 से डिवाइड कर देना, एक वर्कर की 1 घंटे की बता दो तो क्या कर दोगे? घंटों से डिवाइड कर देना, इफेक्टिव रेट कहते हैं इसे हम बेसिकली। आ जाओ जी, उसके बाद क्या लगाना है हमें? बताओ हाल से प्लान क्या है? पहला पार्ट तो बिल्कुल सेम ही है, टाइम टेकन इनटू टाइम अलाउड, यही है ना, प्लस टाइम सेव्ड, टाइम रेट, और बोनस जाएगा आधा, सही है बच्चे? तो ये तो तुम्हारा वही आ गया हरित, कितना आ गया? 288 आ गया है बच्चे, और ये कितना आ रहा है? ये 44 आ रहा, नहीं क्या बात कर रहा है तू? 325 आ गया, आ, आ गया, ठीक है। अब देखो, इन्होंने पहले पार्ट में पूछा क्या है, पहले पार्ट में इन्होंने पूछा है हमसे इफेक्टिव रेट, समझ गए? क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव रेट पर आवर, क्या लिखेंगे बोलो? अंडर रोन सिस्टम, मतलब रोन सिस्टम में टोटल पेमेंट कितनी कर रहे थे, निकाल रखे देखो आपने, 347,258, सही कह रहा हूँ, डिवाइडेड बाय कितने घंटे काम कर रहा है बंदा? 9600 घंटे, 1 घंटे का बताओ
36 पर आवर, सही है। अच्छा अगर मैं बात करूं किसकी, अंडर हाल से, हाल से सिस्टम, हाल से प्लान, बताओ कितना है, 325 305 डिवाइडेड बाय 9600, बोलो 33, 8 नहीं कर सकते हैं, समझ गए, बात क्लियर हो गई। ये हमारा क्या नहीं, ये हमारा क्या आ गया, इफेक्टिव रेट आ गया। फिर इन्होंने हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द सेविंग ऑफ Z लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट पर पीस। सुन लो, इन्होंने हमसे सेविंग किस फॉर्मेट में मांगी है, पर पीस, पर पीस के पॉइंट से मांगी है, कि कितनी सेविंग हमारी हो रही है। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, पहले बताओ पर पीस हमारा रेट कितना निकल कर आएगा, बताओ। तो हमारा टोटल लेबर कॉस्ट आइए, टोटल लेबर कॉस्ट जैसे ही है ये 3,25,000, तो जैसे लोअर वाले देखो आ जाओ इसमें, 325, हाँ समझ गए। अब लेकिन आप ये देखो, देखो यहाँ पे लिखते हैं, देखो क्या इसको ना आप अपनी तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हो। अब जिस तरीके से मैंने सॉल्यूशन दे रखा है आप उस तरीके से भी कर सकते हो, नहीं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। स्टेटमेंट, इधर देखो, शोइंग अमाउंट सेव्ड इन लेबर कॉस्ट पर पीस, ठीक है। अब यहां पे तुम क्या लिखो, यहां लिखो आप पीस रेट, दे नहीं रखा, निकालना पड़ेगा, और निकालने का तरीका बता रखा है मैंने। यहां लिखो रोन प्लान, और थोड़ा सा नीचे करके लिख दो हाल से प्लान, ठीक है। यहां लिख दो कॉस्ट पर पीस इन रेस्पेक्टिव प्लान, ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, अब मुझे बताओ एक यूनिट को बनाने में तुम कितने घंटे लगाते हो, और 1 घंटे का रेट कितना है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं 1.975 इंटू 30, 1.975 इंटू 30, समझ गया भाई। 1 घंटे का रेट 30 है, तो 1.975 का रेट कितना होगा, पहले निकाल दूं, 59, अरे बोलो ना 59.25, मतलब देखा जाए तो हमारा ये सिस्टम बैठ रहा है, बोलो हाँ या ना। लेकिन अब वही काम करेंगे जो तूने बोला। बताओ रोहन में हमारी कॉस्ट कितनी आ रही थी, रोहन में टोटल 347,258, ठीक है। तो कहाँ गया, बोलो 347,258, और हमने इतनी यूनिट में, इतनी कॉस्ट में कितनी यूनिट बनाई थी, इतनी। एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है एक यूनिट की, बताओ। अब तुम्हें दिख रहा होगा 56.74, समझ में आ रहा है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं पीस रेट पे काम करता तो मुझे टेक्निकली ये देना चाहिए था, लेकिन मैंने जैसे ही क्या करा, रोन प्लान लगाया टाइम बेसिस वाला, तो मेरी एवरेज कॉस्ट कितनी आ गई, 56.74 आ गई, बोलो आइए ना। तो मेरी अमाउंट सिर्फ दिख रही है, बोलो आइए ना। ऐसे ही बेटा बताओ उसमें कितनी आई थी, आरसे में 325 305, 325 305 कितना, 53.15,
15 समझ गए मेरी बात अब आप? और हाँ ये ना आ गया, ठीक है। यहाँ आप बोर्ड से ज्यादा दिख रहा होगा। अब यहाँ पे निकालेंगे क्या, कॉस्ट। अब तुम इसे क्या कह सकते हो, इसे क्या कहते हैं बेटा, ए, इसे क्या कहते हैं बी, इसे क्या कहते हैं ए माइनस बी। समझ जाओगे कि पर पीस हमें कितना अमाउंट, कितनी कॉस्ट सेव हो रही है बताओ, यानी 2.51 और ये 6.10। सही है, आ गया, बढ़िया, यही है, इतना सेव्ड हो रहा है हमारा अमाउंट। क्लियर है। अब थर्ड इन्होंने क्या पूछा है आपसे, सजेशन, एडवाइस जेड लिमिटेड अबाउट सिलेक्शन ऑफ द स्कीम टू फुलफिल देयर एश्योरेंस। इसको करने, अब देखो ऑब्वियस बात है, पलक झपकते के साथ ही तुम्हें क्या नजर आया, अरे वाह अमाउंट तो सेव यहाँ ज्यादा हो रही है। कैसे समझ लो, यहाँ सेव भी ज्यादा हो रही है, ये अमाउंट कॉस्ट भी कम पड़ रही है, या उतनी उतनी ही मतलब उतनी यूनिट कम कॉस्ट में बननी है या ज्यादा कॉस्ट में बननी है, तुम्हें दिख तो रहा होगा ये। बट फिर भी मैं यहाँ पे ना तुम्हें एक चीज पढ़वा दूं जो हम इग्नोरेंस में जा रहे हैं। देखो यहाँ पर 40% का कोई लॉजिक नहीं हुआ फिलहाल, 40% का कोई यूज नहीं हुआ। इन्होंने क्या बोला था कि डिमांड इंक्रीज हो गई है प्रोडक्ट की 40%। हाँ है ना, इसका यूज तब हो सकता था कि अगर हमें कोई प्रीवियस डेटा देता, जैसे कहते थे कि भाई हमने ये सिस्टम अप्रैल में लगाया है बट मार्च में हमारी डिमांड 10,000 यूनिट की थी, तो अप्रैल में कितनी डिमांड हो जाएगी, 10,000 का 40%, 14,000 की डिमांड हो जाएगी। तब इसका यूज हो सकता था कि 40% इंक्रीज करो। आया, प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, समझ गए, रिक्वायरमेंट निकालने के लिए आ सकता था, प्रोडक्शन निकालने के लिए आ सकता था, बट यहाँ पे हमें प्रोडक्शन की यूनिट ऑलरेडी गिवन थी, तो हमारी मेहनत यहाँ कम हो गई। आया सही में नहीं आया। अब देख रहे मैं एक ही वैरायटी के अंदर आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में चेंजेस, सेम क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके दे देंगे, और ये होता है हमारे एग्जाम में, ये होता है हमारे में। एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बात मैं आपको हर लेक्चर के अंदर इसलिए बोलता हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है कि हम कोशिश जैसा है उसे वैसा ही करके करने की कोशिश करते हैं, बस ऐसा ही आएगा, बात खत्म, ये माइंडसेट लेके जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमें अपनी साइकोलॉजी को थोड़ा चलाना पड़ेगा, यहाँ पर दिमाग को चलाना पड़ेगा अपने बेसिकली, कि ये सेम क्वेश्चन थोड़े चेंजेस से आ जाएगा। भाई हमें हो सकता है प्रोडक्शन यूनिट ना दे रखी हो, प्रीवियस डेटा दे रखा हो, 40% ऐड करके तब निकालना पड़े। आ गया, एक लाइन के एक्स्ट्रा वर्किंग है, ठीक है। दूसरा अभी 20% का कोई यूज नहीं बताया, क्या लिखा है, इट इज बिलीव दैट, यहाँ से पढ़ो, इट इज बिलीव दैट प्रपोज इंसेंटिव स्कीम could bring about an average 20% increase over the present earning of the worker। वर्कर की 20% अर्निंग बढ़ा देगा बेसिकली। फिर एक बात और लिखी है कि इट कुड एक्ट एज सफिशिएंट इंसेंटिव फॉर देम टू प्रोड्यूस मोर, और ये वर्कर के लिए बहुत एफिशिएंट है इतना बेसिकली। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, हाँ है ना, देखा जाए तो ठीक है। अब देखो मेरा तुमसे सवाल है बस एक, बस मेरा ये मैं तुम्हें दिखाई दूँ पूरी कैलकुलेशन। मैं थोड़ा देर के लिए अपने आप को दूंगा विराम बेसिकली, ठीक है, रुकूंगा आपको उससे पूछने के लिए, ठीक है। बात क्लियर हो गई, मुझे सिर्फ इतना बता दो 20% अर्निंग किस प्लान में बढ़ रही है, बढ़ रही है रोवन में या हादसे में, भाई ये तो टाइम रेट ही दे दिया आपने, ये तो देना ही है। अब सवाल है 20% अर्निंग किस में बढ़ रही है, लगभग लगभग भाई लगा रहे हो। देखो ये तो बेसिक है ही, इसका 20% निकालो फटाफट से, तो 56-57 हजार बैठेगा समथिंग समथिंग, हाँ ये ना, तो इसके आसपास घूम रहा है ना, 20% से ज्यादा इंक्रीमेंट दे रहा है, और ये उसके आसपास दे भी नहीं रहा, मतलब 20% का मतलब क्या हुआ, 57,000 के आसपास का आ रहा है ना अमाउंट, 57,600 रुपए, 57,600 का आ रहा है, तो यानी कि 57,600 का इंक्रीमेंट चाहिए, इससे ज्यादा का दे रहा है इंक्रीमेंट, ये उसके आसपास का दे भी नहीं रहा, हाँ ना। और क्वेश्चन में क्या लिखा था कि 20% का अगर आप इंक्रीमेंट देते तो वो इनफ है, समझ गए कहानी क्लियर हो गई। लेकिन अभी तुमने बोला था कि भैया हाल से हमारी कॉस्ट कम आ रही है, तो हाल से अच्छा लग रहा है देखने में, देखा जाए तो। लेकिन आप मुझे बताओ कि अगर इनफ मोटिवेशन नहीं गया
तो क्या हम टारगेट को अचीव कर पाएंगे? नहीं। तो अब यहाँ पर इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अब मैं तुम्हें पढ़वाता हूँ, आ जाओ। अब आ जाओ, तुम्हें समझो, अब पढ़ो। ये लिख कर आना है तुम्हें। क्या लिखा है? एडवाइस टू Z लिमिटेड अबाउट सिलेक्शन ऑफ द स्कीम टू फुलफिल एश्योरेंस आल्सो स्कीम ब्रिंग मोर सेविंग टू द मैनेजमेंट ऑफ Z लिमिटेड over the present earning of 288, but the other scheme is Rowan scheme fulfill the promise of 20% increase over the present earning of 288 by paying 20.58 in the form of bonus. इन्होंने 20.58 निकाल दिया, एग्जैक्ट परसेंटेज बता दी। समझ गए? आप ये अपनी भाषा में लिख सकते हो कि भाई रोवन प्लान जो है वो 20% की बोनस की स्कीम को फुलफिलमेंट करता है, जो हमारा प्रॉमिस है बेसिकली। आप ऐसा भी कह सकते हो। तो हेंस रोवन प्लान में बी अडॉप्टेड, क्योंकि इनमें हम ये देख रहे हैं बोनस स्कीम किसके लिए ला रहे हैं? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ला रहे हैं। और प्रोडक्टिविटी क्या बढ़ेगी? जो हमारा कमिटमेंट पूरा होगा। और हमारा कमिटमेंट क्या था? 20% का। तब यहाँ पे हम हो सकता है सेविंग्स को ना देखें, हम अपने कमिटमेंट की तरफ जाए। समझ गए? आ गया? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बस लास्ट मोमेंट में चल रहे हैं हम अपने। क्वेश्चन 19 क्या लिखा है? लेबर कॉस्टिंग हो जाएगा। चलो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा मुझे बताना है, उसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। आ जाओ। देखो भाई ये कलर वाली जो मैंने प्रिंट नहीं कराई अभी तक। बस और बता। देखो क्या कैलकुलेट नहीं करी मैंने, एक साथ काफी था इसी तेरे को ही पता है। 12th की भी थी ना, तो अलग से नहीं निकाली, वो तो क्लब ही ले लेता है ना पैसा। कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन। देखो ये लेबर कॉस्ट निकालने के तरीके हैं। इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो हमारी लेबर कॉस्ट कितनी पैदा हो रही है, बट 8% हम उसे प्रेजेंटली कितना पे कर रहे हैं, दोनों बातों में अंतर है। एक तो कॉस्ट पैदा होना और एक तो उसको पेमेंट करना, दोनों में अंतर है। अंतर क्या करेंगे? देखो देखो यहाँ पे लिखा है सैलरी वेजेस एंड बेसिक पे, कि हम अपने वर्कर को क्या क्या पे करने वाले। भाई बेसिक सैलरी जो पे करने वाले वो, प्लस आपको पता है अपने वर्कर को हम कुछ अलग से बोनस इंसेंटिव या अलग से भी अलाउंसेस वगैरह भी देते हैं। टैक्सेस के अंदर हम पढ़ेंगे ये, जैसे कि एड डियरनेस अलाउंसेस। हम अपने वर्कर को कहते हैं कि भाई वर्कर बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, ले महंगाई भत्ता ले ले। इसे महंगाई भत्ते को हम क्या नाम देते हैं? डियरनेस अलाउंसेस। आए ना, थोड़ा एड ऑन कर देते हैं डियरनेस अलाउंस, भाई महंगाई भत्ता ले ले, बहुत महंगाई हो रही है ले, ठीक है ना। आगे चल, एड अदर अलाउंसेस, हम इसे अलाउंसेस वगैरह दे सकते हैं, जैसे कि लाइक ऐसा कह सकते हैं कि बच्चों की फीस के लिए कह सकते हैं, या हाउस रेंट। जैसे कहाँ रहता है तू? हम तो भाई 1000 रुपये वाले कमरे में रहते हैं। सरकार एक काम कर, तू 10,000 वाला कमरा ले ले, एक पूरा 2 BHK ले 10,000 रुपये में, समझ गए? राशन का एक्सटेंशन में मिल जाते हैं। बात करें 2 BHK आराम से मिल जाएगा, ठीक है। 10 में से बस 10 में से 10 में से 8 मैं दे दूंगा, 2 तू दे देगा। हाँ मालिक 2 तो हम कर लेंगे कैसे भी, ठीक है ना, आपका आशीर्वाद है। 8 मैं दे दूंगा, HRA दे दिया उसे हमने, हाउस रेंट अलाउंसेस वगैरह। क्लियर ही नहीं है? ऐसे कई तरीके के अलाउंस। कितने बच्चे हैं? मालिक 4 हैं, चारों 3 लड़की 1 लड़का हो, 1 लड़का है 3 लड़की, हाँ लड़का छोटा है अभी, ठीक है, चल 2 बच्चों की पढ़ाई मैं कर दूंगा। समझ गए? ये स्टेप से आप हमें ये अलाउंसेस वगैरह होते हैं, समझे? दिस इज कॉल्ड रेड ट्रैप। कुछ नहीं होता, आसान भाषा में, एंटरप्रेन्योर की भाषा में इसे रेड ट्रैप कहते हैं। समझ गए ना? पक्ष, हाँ पक्ष वगैरह होते हैं, ठीक है ना। एड बोनसेस वगैरह, अच्छा काम किया तो और ले ले। एड कमीशन, क्लियर ही नहीं है? जैसे अगर तुम देखोगे ना क्रोमा, मतलब किसी भी अप्लाइंसेस की शॉप पे जाओगे, लाइक क्रोमा वगैरह पे जाओगे, ठीक है ना, या फिर रिलायंस का भी है ना उस, हाँ तो जाओगे तो वहाँ पर ना जो भी सेल्समैन होते हैं
उनको बोल दिया जाता है कि भाई ये इन्हें बेचो और कमीशन है तुम्हारा। उनका पहले से पर डे का सिस्टम होता है, और जैसे जितना ज़्यादा तीज त्योहार वगैरह आएंगे तब तो और ज़्यादा कमीशन मिलता है इन्हें। उस टाइम पे एकदम बहुत रेल बनी रहती है इनकी बेचने में, तो उस टाइम पे कमीशन दे दिया। तो इनके हम बेसिक पे के अलावा क्या क्या दे रहे हैं, महंगाई भत्ता, अलाउंसेस दे रहे हैं, बोनसेस दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, लीव सैलरी, छुट्टी भी ले और पैसा भी ले। लीव सैलरी का देखो बहुत आसान मतलब मैं बताता हूँ, लाइक संडे, संडे का पेमेंट मिलता है हमें, आए ना, सबको मिलता है बेसिकली, संडे का पेमेंट सबको मिलता है, लेकिन छुट्टी तो मिलती है ना हमें बेसिकली, लीव सैलरी। सैटरडे संडे, अब तो एमएनसी रूल तो क्या है, मंडे टू फ्राइडे काम करवाते हैं, सैटरडे संडे वो ऑफ दे देते हैं। तो सैटरडे संडे ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, टेक्निकली लगाओ हफ्ते महीने में लगभग कितनी छुट्टी हो गई, 8 छुट्टियाँ मिल गई, लेकिन वो लीव सैलरी है ना, लीव है एक तरीके से, छुट्टी भी ले रहे हो और पैसा भी ले रहे हो, क्लियर है। और नहीं तब नहीं होगी, क्लियर ही नहीं है। बट डेली पे काम कौन करता है नॉर्मली, ठीक है ना, सबका कैलकुलेट करके महीने का ही लगा दिया जाता है। और दूसरा क्या होता है, अगर तुम उस लीव पर भी काम कर रहे हो तो एक्स्ट्रा काम मिलता है तुम्हें, एक्स्ट्रा अमाउंट मिलती है तुम्हें। ऐड, अब देखो यहाँ पे ऐड क्या हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐड क्या हो रहा है ये पढ़ना, ये तो वो अमाउंट बताइए मैंने जो उसके काम करने में मिल रही है, हाँ है ना, काम से कनेक्टेड है, ये तो वो अमाउंट हो गई। अब आता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, आ जाओ, क्या गया, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या बोला मैंने, एम्प्लॉय नहीं बोला, क्या बोला है, एम्प्लॉयर बोला है। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्लियर है, मतलब मालिक दे रहा है पैसा, बॉस दे रहा है पैसा, किस चीज का, प्रोविडेंट फंड का पैसा, पीएफ का पैसा, समझ गए, क्लियर, पीएफ पैसा, कि भाई ऑब्वियस बात है हम अपने वर्कर को कह रहे हैं कि वर्कर वर्कर है ना, तू क्या कर रहा है, ठीक है, कुछ जोड़ जाड़ रहा है नहीं जाड़ रहा है, तो भविष्य के लिए, अभी तो तू जवान है, अभी तो तू काम कर लेगा, जब बुढ़ा हो जाएगा तो कैसे काम करेगा, मालिक कुछ नहीं जोड़े हैं हम, जितना कमाते उतना खा लेते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब देख ऐसा है, तेरी सैलरी से मैं हर महीने 500 रुपये काटूंगा और 500 अलग से मैं दूंगा, तो कितने हो गए, 1000, 500 तेरे से काटे, 500 मैंने मिला, हो गए 1000, 1000 रुपये की तेरी गुल्लक बनाए तो इस सेविंग, मतलब सेव करते हैं तेरे भविष्य के लिए पैसा, समझ गए, उसे हम क्या कहते हैं, पीएफ कहते हैं, रिटायरमेंट पेंशन, रिटायरमेंट फंड वगैरह क्रिएट कर रहा है मालिक, क्लियर ही नहीं है। 500 सैलरी से भी ले रहा है उसकी और 500 खुद डाल रहा है, तो सैलरी का पार्ट तो सैलरी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना, मतलब यहाँ पे दो कॉन्ट्रीब्यूशन हो गए हमारे, एक हो गया हमारा एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन और एक हो गया हमारा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। अब एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन तो किसमें इंक्लूडेड है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसको दोबारा इंक्लूड अलग से क्या ऐड हो रहा है, एम्प्लॉयर का, इसलिए ऐड एम्प्लॉयर का किया जाता है, एम्प्लॉय का ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मेरी बात समझ में आई है नहीं आई, डाइजेस्ट हो, भाई जो प्रोविडेंट फंड लगाते हैं तो अकाउंटिंग वहाँ पे तो सैलरी का मतलब सैलरी हाँ सैलरी में डिटेल दिखाते हैं, 500 में डाल रहे हैं तो इनडायरेक्टली सैलरी एम्प्लॉय की सैलरी में से जो आप कह रहे हो 500 ली, मैं समझ गया, तो ये कहना चाह रहा है कि वो अपनी जेब से ना देगी, उसकी जेब से निकलवा लेगा, ये कहना चाह रहा है। बना रहा है और 10,000 सैलरी और 10,000 के पीएफ 500 एम्प्लॉयर डाल रहा है और 500 की सैलरी, तो इनडायरेक्टली एम्प्लॉयर के पास 10,500 रुपये, ठीक है, 10,500 बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे जो सैलरी जो हुई है वो 10,000 की हो नहीं 10-15 हो रही है, तो 500 तो प्रोविडेंट फंड के अलग है, सैलरी नाम से तो 10,000 सैलरी तो सबसे टॉप पर, हाँ वो 10 है और 500 यहाँ आ रहे हैं, सैलरी जा 9.5 है क्योंकि 1000 तो ये जा रहा है, तो वही तो बोला मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला कि हमारी कॉस्ट कितनी है और पेमेंट कितनी है, दोनों में अंतर है, तो वही तो बोल रहा है। एक्चुअली कॉस्ट तो मेरी 10.5 की ग्रेड हो गई ना, आप देखो मेरी कॉस्ट कितनी है 10 और 500 कॉन्ट्रीब्यूशन के हो गए, तो मेरी कॉस्ट 10.5 है, देने तो है ही, स्पॉट पेमेंट कितनी हो रही है मेरी 9,500, तो अभी तो मैं बोल रहा हूँ दोनों में अंतर है, ये वो तो कॉस्ट पैदा होना और ये वो तो पेमेंट, अभी सुन लो समझ में आ जाएगा, ठीक है। पेंशन फंड, ग्रेचुइटी फंड मतलब रिटायरमेंट के लिए एक तरीके से, ठीक है ना, और ईएसआई जैसे कि उसके इंश्योरेंस वगैरह के लिए पैसे, हाँ ये ना, तो ये कई तरीके के ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं जो एम्प्लॉयर अलग से पे करता है अपनी जेब से, एट परक्यूसिट्स, फ्री एकोमोडेशन, टेलीफोन, ट्रांसपोर्ट, गैस, वाटर, सुन लो भाई, ठीक है ना, फ्री एकोमोडेशन, टेलीफोन, ट्रांसपोर्ट, गैस, वाटर, एजुकेशन, ये पर्क्स होते हैं, जैसे मतलब एक तरीके से रेंट दे दिया, मतलब या एकोमोडेशन दे दिया, टेलीफोन का खर्चा दे दिया,
ठीक है ना, फ्री का मोबाइल मिला हुआ है, कितने भी रिचार्ज कराओ, है ना, आने जाने का खर्चा दे दिया, मोटर बाइक दे दी, गाड़ी दे दी, आए ना, लगाओ भैया पेट्रोल डलवाओ और चलाओ, मोहल्ला चला रहा है, पूरा खानदान चला रहा है उसी पेट्रोल में, समझ गए, क्योंकि पैसा मिल जाता है पापा को तो ऑफिस से, ठीक है, पर्ची कटवानी पड़ती है ना, बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे दे दिए, ऐसा कई सारे, मतलब एक तरीके से प्रकृति का टेक्निकली मीनिंग यही होता है एक तरीके से कि जो एम्प्लॉय खर्चा उठाता है वो खर्चा कौन उठा रहा है, एम्प्लॉयर, कंपनी उठा रही है, ठीक है, तो वो है तो कॉस्ट ना हमारी और एम्प्लॉय के फेवर में है, ठीक है। अब देखो इसको जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस निकल कर आएगा, बेसिकली टाइम ही कहते हैं नॉर्मली वैसे, ऐड जितना हमने जो समय लिया उतने समय का हम उसे टोटल पैसा कितना दे रहे हैं, तो उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, हमने उससे जो एक्स्ट्रा ओवर टाइम काम करवाया ओवर टाइम का अलग से ऐड करते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, ग्रॉस लेबर कॉस्ट, यानी कुल मिलाकर ये हमारी टोटल कॉस्ट बैठती है। मतलब अगर मैं 100 बात की अगर एक बात बोलूं तो सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि हम अपने एम्प्लॉय को जो भी अमाउंट पे कर रहे हैं किसी भी तरीके से, कोई भी बेनिफिट के तरीके से, वो सब हमारी कॉस्ट बनेगी। आया तो नहीं आया, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है ना, ठीक है, जब आपने स्टेटमेंट ऑफ पी पढ़ा होगा, बैलेंस शीट पढ़ी होगी क्लास 12 के अंदर भी, तो वहां पे आप एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं लिखते थे, एम्प्लॉय कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ पी में एम्प्लॉय उसका कोड भी मैंने बता रखा था, और पेप्सी दो, ठीक है ना, तो वहां पे ई का मतलब होता था एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब यही सब होता है मेरे बेटा जी, कि जो जो हमें अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करनी है, क्लियर ही है। अब पेमेंट आज करो, ये पेमेंट भविष्य में करो, कॉस्ट तुम्हारी आज पैदा हो गई है, दिस इज कॉल्ड, आप फाइनेंशियल की अकाउंट में आउटस्टैंडिंग भी कह सकते हैं कि इतना तुम्हारा खर्चा पैदा हो चुका है, अब तुम कुछ खर्चा आज ही रिलीज कर दोगे, मतलब प्रेजेंट टाइम में, और कुछ फ्यूचर में रिलीज कर दोगे बाद में। आया समझ में नहीं आया, तो देखो फिर इसी से रिलेटेड नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बनती है हमारी, वो बनती है ये, क्या लिखा है पढ़ो, कंपटीशन ऑफ नेट कैश पेबल टू वर्कर। अब हम जो तूने बोला कि मैं कितना पे करूंगा, देखो मेरी कॉस्ट बन इतनी रही है, मेरी कॉस्ट सब कुछ ऐड करने के बाद बन इतनी रही है, बट मैं पे कितना करूंगा, अब देख क्या है इसमें, तो 100 बात क्या बताऊं, बस अगर देखो इसे पढ़वाऊंगा बाद में, बस एक बात पहले बोल दे रहा हूँ, जो पैसा मैं वर्कर को अभी पे नहीं करूंगा, कब पे करूंगा, फ्यूचर में, उसे हटा दो। मतलब इसका मतलब ये है कि मुझे आज कितना पे करना है, प्रेजेंटली कितना पे करना है, यानी कि जो मैं फ्यूचर में पे करूंगा, जो रिटायरमेंट का पैसा है उसे हटाऊंगा, और जो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ वर्कर को एडवांस, उसे मैं हटा दूंगा। सही बात है, ये नहीं है, आया समझ में नहीं आया, बस अब आ जाओ पढ़ने, समझ में आ जाएगा, जो चीजें काम की नहीं हम हटा देंगे, ठीक है। देखो ग्रॉस लेबर कॉस्ट, इधर देखो ग्रॉस लेबर कॉस्ट कहां से पढ़ा था हमने अभी, पीछे स्टेटमेंट थे, लेस पढ़ो ये वाला, एम्प्लॉयर और दोनों लिखा है, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन किसके लिए, पीएफ के लिए, समझ गए भाई, दोनों का पैसा कटेगा ना, तो सैलरी से भी कट गया, उसका भी कट गया, क्लियर, दोनों का अमाउंट घटेगा, वहां पर किसका ऐड होता है, खाली एम्प्लॉयर का, क्योंकि एम्प्लॉय को ऑलरेडी सैलरी में एडिट होता है, ठीक है, लेकिन पेमेंट तो नहीं करेंगे ना आज हम, तो 500 500 1000 रुपये लेस कर दो, समझ गए। ऐसे ही ईएसआई के अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, ये इंश्योरेंस में चला जाएगा उसके, वो हटाओ यहाँ से, वो भी हम भी दे नहीं, इंश्योरेंस का पैसा है इसके। दूसरा क्या लिखा है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी बेलोनमेंट फंड, वैसे मैं आपको बेलोनमेंट फंड का बेसिकली ये प्रोफेशनल्स के लिए ज्यादा होता है, लाइक जब आप सीए बन जाओगे तब आपका इंस्टीट्यूट भी आपको इस टाइप का फंड देगा, इसमें वन टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है, बार बार नहीं करनी होती, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी होती है, और उसमें आपका एक तरीके से इंश्योरेंस हो जाता है, ये मान के चलो, इंश्योरेंस वही होता है कि व्हेन लाइफ इज नो मोर तो फैमिली को सपोर्ट मिल जाएगा, है ये, उंगली कट गई, हाथ कट गया, ईएसआई, ये नॉर्मली एम्प्लॉय हुआ, छोटे वर्कर के लिए होता है बेसिकली, लेस इंस्टॉलमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये एम्प्लॉय के खर्चे हैं, मालिक आईफोन खरीदने का मन कर रहा है, दिलवा दो ना, ठीक, आप मेरी सैलरी से काटते रहना धीरे धीरे, होता ही नहीं होता है, बहुत होता है, वही लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा है, इंस्टॉलमेंट फॉर रिपेमेंट ऑफ एनी लोन टेकन बाय द एम्प्लॉय, कुछ भी, ठीक है ना, लेस अदर एडवांस ड्यूज, तूने तब पैसे लिए थे जनवरी में, अब तक नहीं दिए हैं, काट रहा हूं मैं इस महीने 1000 रुपए, ये वही काट रहा है मालिक, समझ गए। टीडीएस है तो कटेगा उसका, अगर टैक्स के अंदर आता है तो टीडीएस जो लगता है वो ग्रॉस पे लगता है नॉर्मली, जितना आप पे कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये सब सारी कैलकुलेशन जो है आप अपने टैक्स के अंदर सीखोगे बेसिकली,
ठीक है, लेस प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है, लेस प्रोफेशनल टैक्स। ये नॉर्मली जो कंपनी के अंदर अपॉइंटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है ना, कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं, ये उनका कटता है बेसिकली, क्योंकि तुम एज अ प्रोफेशनली अपॉइंट हुए कंपनी में, तो ये प्रोफेशनल टैक्स होता है उनका, पीटी बेसिकली, ठीक है। तब जाके तुम्हारा क्या निकलेगा कि हम इतना वर्कर को पे करेंगे, समझ गए। तो इसमें पूरी कहानी आ गई। तुम एक वर्कर की बात कर लो, एक प्रोफेशनल की बात कर लो, या एक सिंपल एम्प्लॉय की बात कर लो, ये स्टेटमेंट पूरा है। तो अगर मैं अब इस स्टेटमेंट को रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगेन मैं वही वाली बात बोलूंगा जो मैंने स्टार्टिंग में बोल दी थी कि मुझे कितना पे करना है, माइनस जो फ्यूचर में पे करेंगे वो तो काटो, जो एम्प्लॉय के खर्चे हैं वो काटो, जो अगर वो एडवांस रह चुका है वो काटो, और टैक्सेस है वो काट दो। इतनी सी सिंपल स्टेटमेंट हो, कुछ भी इसमें याद करने वाली बात नहीं है। तो नेट अमाउंट मुझे आज इतना पे करना है, ये जाएगा नहीं, समझिए। जो सैलरी स्लिप नहीं मिलती, सैलरी स्लिप, तो सैलरी स्लिप में ये लिखा होता है कि देख भाई इतना बंदा था, ऐसे ऐसे ऐड करा, ऐसे ऐसे लेस करा, पूरा मतलब एक पूरा बिल बना के दे देते हैं ना पूरा, बस। देखो एक्चुअली पता है क्या होता है, मैं बताऊं, इनको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। अगर किसी भी कंपनी का तुम देखोगे ना, जब भी तुम कोई भी बंदा किसी भी कंपनी के अंदर एज एन एम्प्लॉई रखा जाता है, उसका बेसिक पे बहुत कम होता है, बेसिक पे बहुत कम देते हैं वो, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक पे के ऊपर उन्हें इतनी डिडक्शन नहीं मिलती, उन्हें अलाउंसेस पर्क्स देने में क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है। तो पता है क्या होता है, मैं आपको बताऊं, जो उसका एचआरए डिपार्टमेंट होता है ना, तो वो पूरा एचआर डिपार्टमेंट ही क्या करता है कि किसी भी कोई एम्प्लॉय हमें किस रेट पे अपॉइंट करना है, वो पहले से उनकी एक स्टेटमेंट बनी हुई होती है। अब और अगर मान के चलो, मान लो मुझे हरित को एज एन एम्प्लॉय रखना है अपने पास, और मैं हरित को 50,000 महीना दूंगा, ये मैंने सोचा है। अब 50,000 रुपये हरित को कैसे कैसे दूंगा, मुझे पता है ना। देखो, आपकी बेसिक पे 10,000 ही है, लेकिन महंगाई भी तो है, 10 और ले लो, समझ गए, दिए। कहने को तो 20 ही दे रहा हूं ना मैं, तो 20 सीधा कह सकता था ना मैं, कहना नहीं है। सामने वाले को लगे अरे वाह क्या एहसान कर दिया मेरे पे, सच में महंगाई सोच रहा है ये आदमी मेरे लिए, है ना। बाल बच्चे पढ़ाने हैं ना, अपने है ना, अपना मकान अपनी रोटी है ना, अपने है ना, तो बोलो ठीक है, कार लेनी, कार की इंस्टॉलमेंट काटेंगे, तो सारी बातें कर देते हैं, बच्चों की फीस वगैरह। एम्प्लॉय को एक्चुअली कहते हैं, देखो अब आपकी वो इनकम काउंट हो जाती है, पहले बात आप ये समझो, ये तो मिल गया उनको बेनिफिट, किसको, कंपनी को, उन्होंने खर्चा खर्चा हो गया। अब आप ऑब्वियस बात है, यहाँ पर एक तरीके से एक एवरेज कैलकुलेशन होती है जो एक सीए नॉर्मली लगाता है जॉब प्रोफाइल के लिए। भाई अगर एक प्रोफाइल 50,000 महीना कमा रही है, तो टेक्निक देखा जाए तो 12 5 60 6 लाख रुपए कमा रही है वो। हालांकि अब तो 6 लाख भी टैक्स स्लैब के अंदर नहीं है, 7 लाख तक की होगी जस्ट स्लैब। भाई चेंज हो गई, 5 लाख तक लास्ट टाइम थी भाई, इस साल से चेंज हुई है, 7 लाख हो गई मेरे अकॉर्डिंग, जितना मुझे याद आ रहा है। 7 लाख तक कुछ नहीं है, 7 लाख 1 रुपए होते के साथ ही टैक्स लगेगा आप पे, फिर वो भी अच्छा लगेगा। 5% है उसकी क्या, वो दिखने में 5% है, लेकिन कैलकुलेशन अलग तरीके से है। 7 लाख 7 लाख 1 से पहले ऐसा था, पहले ऐसा था, 5 लाख तक पूरा एग्जेम्प्ट था टैक्स आपका, 5 लाख तक एग्जेम्प्ट था, 5 लाख तक एग्जेम्प्ट था। 5 लाख 1 होते के साथ ही ना 2.5 लाख या 3 लाख से टैक्स शुरू हो जाता था। अरे यार तुम गलत बोल रहे हो यार, नहीं गलत बोल रहे हो, मैं गलत बोल ही नहीं सकता, बोल ही नहीं रहा, टैक्स मैं तो पे करूँ, तू पे कर रहा है, 4 कर देते हैं। गलत है। थोड़ा और, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, और जैसे 5 लाख 1 होगा ना, 5 लाख 1 रुपये भी तुम टैक्स दिखा दोगे, तो तुम ना
तुम्हारा जो टैक्स स्लैब है वो 3 लाख से शुरू हो जाएगा, 3 लाख एग्जाम कर देंगे, उसके बाद टैक्स लगाएंगे। वो जो ऊपर 5 वाला अमाउंट है ना उसको साथ कर दिया। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं भी वही कह रहा हूँ। ये दिखा रहे हैं कि 1 से 7 लाख 6 के लाख 5% है। 3 लाख में नहीं लगेगा, 3 लाख में गलत कह रहा नहीं ये। ये क्या जो पहले 5 लाख तक इन्होंने कैलकुलेटिंग लगा रखा था वो 7 लाख कर दिया है अब। और 7 लाख एक होते ही क्योंकि 3 लाख से लगेगा। ये जो इस टाइप की कैलकुलेशन थी, ये बीजेपी गवर्नमेंट ने निकाली है। एक जो सिंपल कैलकुलेशन चलती थी ना कि 3 लाख तक तो बिल्कुल ही एक्सेम्प्ट है, उसके बाद आपका टैक्स लगने शुरू होंगे बेसिकली, मतलब प्रीवियस स्लैब पे नहीं घूमेंगे आप, ठीक है ना। तो पहले ये होती थी, लेकिन ये वाली जो नई स्लैब का पैटर्न था ये बीजेपी ने निकाला था कि बंदों को क्या करो, दिखा भी ज्यादा दो और ले भी ज्यादा लो। तो 7 लाख 1 लाख से 7 लाख का टैक्स हाँ, मतलब 4 लाख की इनकम टैक्स लगेगा। 4 लाख में लगेगा। 4 लाख में 5%। ये मिनिमम टैक्स निकाल दिया। पहले क्या होता था कि लोग क्या करते थे, अपने मनमर्जी टैक्स दिखाते थे। जैसे लोगों को लगता है कि यार मेरे को तो ना 3 लाख तक तो मेरा एग्जाम्प्ट है ही, चल 5 दिखा दे, तो लोगों को लगता था कि मैं 2 लाख पे टैक्स दूंगा। चल 3.5 दिखा दे तो 50,000 रुपये टैक्स दे दूंगा। चल 4 लाख दिखा दे तो मैं 1 लाख पे टैक्स दे दूंगा। समझ गए? अब लोग, हाँ, अब सरकार ने क्या करा है कि मुझे इतना चाहिए, समझ में? अब या तो अगर तुम भर रहे हो तो इतना दो, और नहीं तो 7 लाख तक अपनी इनकम को स्टॉप करो। अब मैंने ये बोला कि अगर एक एम्प्लॉय की तुम बात करोगे ना, तो नॉर्मली ये क्या करता है कि 50% एक्सपेंसेस मान लेता है। भाई अब देखो एग्जांपल की बात करूँ, तुमने अपनी सर्विस दी, बात करना, ठीक है, तुमने अपनी सर्विसेज वगैरह दी, तो तुम भी अपनी टैक्सेबल अमाउंट निकालोगे बीइंग एन एम्प्लॉय, क्योंकि तुम जॉब कर रहे हो। अब तुम सोचो कि अगर सरकार तुम्हारी प्रॉपर पूरी इनकम पे गएगी, नहीं तूने ना 6 लाख कमाए हैं, 6 लाख का 10%, तू 60,000 देगा, तू कहेगा यार बिजनेसमैन बढ़िया है, वो 6 लाख भी दिखा रहा है और टैक्स भी नहीं दे रहा, और मैं 6 लाख कमा रहा हूँ और मैं 60,000 दे रहा हूँ, तो मेरा तो चौड़े में कट गया। ये लगता है ना, मैं बड़ा कॉस्ट रहा हूँ, बड़ा टैक्स दिया। तो इसलिए क्या होता है, वहां पर बंदा डिडक्शंस ले लेता है, लाइक बच्चों को ट्यूशन, मतलब स्कूल में ट्यूशन की, जहाँ पे उन्हें बिलिंग मिल जाती है बेसिकली, या इन्वेस्टमेंट कर दिया एटीसी के अंदर, एटीडी के अंदर, वहाँ पर डिडक्शन मिल जाती है, और थोड़ा एक्सपेंसेस वगैरह। हाँ, वो ग्रॉस पे लगता है। फिर तुम क्या करते हो, अपना नेट दिखाते हो, नेट दिखा के कहते हो कि मेरे तो इतना बनता है सरकार टैक्स, इतना दे रखा है, तो बाकी रिफंड कर दो। चलिए भाई शुरू करें, बहुत बातें होगी तुम्हारी, तुम टैक्स पढ़ने लगे मुझसे, ठीक है? इतना ना आता मुझे। यार दिखा रहा था आपको वीडियो रेटिंग की। बोले कितने पैकेज दे थे? 2 लाख का। अच्छा पैकेज है, मिलता है। यार ऑल इंडिया 39 को 14 लाख का पैकेज है। 10 लाख हाँ, कितना है? पैकेज तो 10 लाख का हुआ ना, 14 लाख का कैसे हुआ? कहने वाली बात है। ये तू बढ़िया बुद्धि लगा रहा है। चले 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 चले, एक क्वेश्चन और करेंगे भाई प्लीज। नहीं, अब बात ज्यादा हो रही है। टू वर्कर ए एंड बी प्रोड्यूस सेम प्रोडक्ट यूजिंग सेम मटेरियल। देखो, दो वर्कर है ए और बी, देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इसे। दो वर्कर है ए और बी, ये सेम प्रोडक्ट बनाते हैं एक ही मटेरियल को यूज करके। इनका जो नॉर्मल वेज रेट है ऑल्सो सेम, इनका वेजेस रेट भी क्या है, बिल्कुल सेम है। ए इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू रोहन, ए को रोहन के अकॉर्डिंग पे किया जाता है और बी को आल्सो के अकॉर्डिंग पे किया जाता है। द टाइम अलाउड टू मेक द प्रोडक्ट 50 आवर्स, मतलब एक टाइम अलाउड जो दिया गया है एक वर्कर को 50 घंटे का दिया हुआ है। ए ने लिए 30 घंटे और बी ने लिए 40 घंटे टू कंप्लीट द प्रोडक्ट। द फैक्ट्री ओवरहेड ₹5 पर आवर, ठीक है ना। फैक्ट्री ओवरहेड एक फैक्ट्री जो फैक्ट्री ओवरहेड है पर आवर, पर पर्सन का, एक बंदे का 5 रुपए है। द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, की फैक्ट्री कॉस्ट आ रही है ए की और बी की। इन्होंने पूछा गया था कि बहुत आसान है, यहाँ पर कुल मिला के पता क्या होगी,
दो इक्वेशन बनेगी, एक ए के बेस पर और एक बी के बेस पर। क्या लिखा है? कंप्यूट द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस। नॉर्मल रेट क्या होगा वो नहीं बताया इन्होंने, एक घंटे का रेट कितना है वो हमें बताया ही नहीं, वो हमें निकालना पड़ेगा। कंप्यूट द मटेरियल कॉस्ट, वो हमें निकालनी पड़ेगी। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट कंपेयरिंग द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एज मेड बाय टू वर्कर। नहीं है, और हमें क्या करना है कि स्टेटमेंट बनानी है जिसमें हम फैक्ट्री कॉस्ट को कंपेयर कर रहे होंगे ए और बी की। बात करोगे तो अगर तुम देखोगे यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन हो जाएगी। बताओ, देखो यहाँ पर ना फैक्ट्री कॉस्ट की बात करी गई है। फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए सुन लो मेरी बात, आपको यहाँ पे दे के रखा है फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये दे रखा है। तो पहले बता रहा हूँ फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या होता है। फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब होता है डायरेक्ट खर्चे, मतलब मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? सिंपल बात करेंगे यहाँ पर। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूँ तो मेरी क्या आ जाएगी? फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। बोलो हाँ या ना। अब मुझे बताओ, दोनों दो वर्कर है ए और बी, दोनों मटेरियल सेम यूज करते हैं? बोलो हाँ या ना। क्या इन्होंने मटेरियल कॉस्ट बता रखी है? हमें नहीं बता रखी। तो मटेरियल कॉस्ट क्या मान लेते हैं? एक्स मान सकते हैं कि मटेरियल कॉस्ट एक्स है। तो अगर तुम देखोगे तो सेम मटेरियल यूज हो रहा है, इन्होंने एम माना हुआ है मटेरियल को, तो देखो क्या लिखा है? एम एम सेम है। लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट कितनी बैठेगी बताओ? ए ने कितने घंटे लिए? 30 घंटे, और बी ने कितने लिए? 40। तो लेबर कॉस्ट को इन्होंने एल बोला है, आप वाई भी मान सकते हो। तो क्या हो जाएगा मेरे बेटे जी? बोलो, इसका 30L, इसका 40L। क्या लिखा है? वो फैक्ट्री ओवरहेड है, वो फैक्ट्री ओवरहेड है, समझिए ना। लेबर हमें लेबर कॉस्ट नहीं बता रही हमें, लेबर कॉस्ट से तो निकालनी है हमें। इन्होंने जो लेबर रेट मांगा है आपसे, बात नहीं, अधूरा कर रहा भी तू। मैं बता रहा हूँ, पहले सुन, मैं बता रहा हूँ मटेरियल क्या हो गया दोनों में? एम एम हो गया। बोलो हाँ ये ना। लेबर कॉस्ट आ गई, एक ने 30 घंटे लिए, और लेबर रेट कितना माने तुमने? एल। लेबर रेट पता ही नहीं तुम्हें, इससे 40 लिए, इनका हो गया 40L। फैक्ट्री ओवरहेड कितना बोला हुआ इन्होंने? 5 रुपये बोला हुआ पर घंटे। इसने 30 घंटे लिए, इन्हें कितने लिए थे? इसने कितने लिए थे? 30। हाँ ये ना। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 30 इंटू 5। इन्हें कितने लिए थे? 40। तो 40 इंटू 5, ये लेबर हो गई तुम्हारी। अच्छा, इसके में कौन सा प्लान लग रहा था? मिस्टर ए में, मिस्टर ए में लग रहा था रोहन, और मिस्टर बी में लग रहा था हाल से। तो इनको क्या मिलेगा इसके अलावा? बोनस। हाँ ये ना। एक को बोनस मिलेगा रोहन के अकॉर्डिंग, और बी को बोनस मिलेगा हालसे के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अब इसको सुनो, इसको तुम ये मत कहना कैसा आया, ये कुछ भी नहीं है, पहले बता के चल रहा हूँ। वो बताओ, मैं ये भी कैलकुलेट करके बता दूंगा। बताओ, एक बंदे को कितने घंटे मिले थे? 50 घंटे मिले थे। इसने लिए कितने? 30 घंटे। इन्हें सेव कितना करा बंदे ने? 20। हाँ ये ना। और लेबर रेट कितना है वो पता नहीं है, एल माना था हमने यहाँ पर, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करेंगे। बोलो हाँ ये ना। इनटू टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड। बताओ, अब इसे सॉल्व करो बेटा, क्या सॉल्व कर? तो 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 50, ये आ गया ना 12 एल निकल गया। और बताओ इसका कितना निकलेगा? 2 घंटे सेव करे, ठीक है, इंटू एल इंटू 1/2, मतलब 50%। कितना आ गया? 5L। समझ गए? आ गया? तो इक्वेशन बन गई हमारी m प्लस 30L प्लस 12L। ये तो अल्फाबेट भी इन्होंने गलत ले रखे हैं, ठीक है। ये तीनों को प्लस कर दिया, इज इक्वल टू इनकी कंबाइंड कॉस्ट हमें दे रखी है कितनी देर की? बताओ, एक ही 3490, और बी की कितनी दे रखी है? 3600। बस बात खत्म हो गई। दिस इज इक्वल टू 3340, दिस इज इक्वल टू, कहाँ लिख दिया? अच्छा, इन्होंने माइनस कर दिया डायरेक्ट, समझ गया। मतलब ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, समझ गए? ये दो इक्वेशन बन गई। अब दो इक्वेशन को तुम क्या कर लोगे? सॉल्व कर लेना, जैसे मैथ के अंदर सॉल्व करते हो। आ गया? मतलब एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में सॉल्व करके इन्होंने तो वही लगा दिया मैथमेटिक वाला रूल, एल। हाँ समझ गए? एल आ गया 20 रुपीज रेट आ गया, बाकी सॉल्व कर देना, ठीक है। तो अब सुनो, तुम्हारे यहाँ पे एल निकल जाएगा, एल निकल जाएगा तो किसी भी इक्वेशन में सॉल्व करोगे तो एम निकल जाएगा, तो लेबर कॉस्ट भी आ जाएगी, मटेरियल कॉस्ट भी आ जाएगी। और फिर तुम्हें यही स्टेटमेंट दोबारा बनानी है, क्योंकि प्रिपेयर स्टेटमेंट कंपेयरिंग द फैक्ट्री कॉस्ट, यही दोबारा बनानी है विद फिगर्स। आ गया? देख लो, यही दोबारा बनाया हमने विद फिगर्स।
आ गया, ये हमें मटेरियल कॉस्ट भी पता है। फैक्ट्री हाँ बट ये चाह रहे हैं ना कंपेयर करके दिखाओ दोनों को कि एक वर्कर ए ज्यादा रुपए ले कम लगवा रहा है और वर्कर भी ज्यादा लगवा रहा है, कंपेरिजन चाह रहे हैं हमसे। हाँ होता भी यही है, समझ गए। चलो एक और करें, है रहे हैं अभी हमारे हमारे हो रहे हैं 20, 21, 22, 3 रह रहे हैं। चलो चलिए बाय, धन्यवाद। हम क्वेश्चन नंबर 20 से कंटिन्यू करेंगे आगे। 3 क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे, ये हमारी लेबर कॉस्टिंग की क्वेश्चन है। चलिए धन्यवाद, बाय बाय।